नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। 1 फरवरी को पेश होगा वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट। 2 चरण में 8 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू। 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को होगा मतदान। 5 राज्यों में चुनाव तैयारियों को लेकर पर्यवेक्षकों के साथ निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। देश में नहीं थम रही है कोविड संक्रमण की रफ्तार। एक दिन में आए 2,64,000 से अधिक नए मामले। सक्रिय मामले बढ़कर 12,72,000 के पार। ओमाइक्रॉन के अब तक 5,753 मामलों की पुष्टि। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी में घटनास्थल पर जाकर गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना का किया मुआयना। अस्पताल में घायलों से भी की मुलाकात। कहा पीड़ितों को रेलवे की ओर से दिया गया मुआवजा। कल हुए हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत। और मकर संक्रांति के पर्व पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भोगली, बिहू और पोंगल का भी त्योहार। मकर संक्रांति के अवसर पर पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होगी। पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद का अभिभाषण रखा होगा और राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। होली के मौके पर 18 मार्च को सदन की कार्यवाही नहीं होगी। अवकाश की अवधि के दौरान विभागों से जुड़ी संसदीय समितियां संबंधित मंत्रालयों को बजटीय आवंटन के पहलुओं की समीक्षा करती हैं। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई और इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया भी आज शुरू हो गई। पहले चरण के चुनाव के लिए पर्चा भरने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले शामिल हैं। राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कल 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने भी कल 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए 7 चरणों में मतदान में करीब 15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रबंधन, चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। इन पर्यवेक्षकों को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात किया जाना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होने हैं और मतगणना 10 मार्च को होगी। इस बार निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए चुनावी रैलियों, रोड शो और पद यात्रा के कार्यक्रमों पर 15 जनवरी तक पाबंदी लगा रखी है। इस बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए पार्टियों को प्रसारण के लिए समय का आवंटन कर दिया है। बात करते हैं कोविड से जुड़े अपडेट की। देश में कोविड संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 2,64,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो 239 दिनों में सबसे ज्यादा हैं।
वहीं देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 5,753 मामले हो गए हैं। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में कल के मुकाबले से 4.83% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उपचार करा रहे यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 12,72,000 से ज्यादा हो गई है, जो 220 दिनों में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,09,000 रोगी ठीक हुए हैं। वहीं 2,64,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में 1,54,542 का इजाफा हुआ है। संक्रमण से बीते एक दिन में 315 मरीजों की जान गई है। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 3.48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर घटकर 95.20% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 14.78% दर्ज की गई है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 11.83% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में ई संजीवनी हब का आज निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन सेवा उपयोगी है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग टेली कंसल्टेशन के लिए होता है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग डॉक्टर से सलाह लेते हैं। कोरोना क्राइसिस में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि से उपयोग में आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग टेली कंसल्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है। पर डे लाखों की संख्या में लोग ई संजीवनी के माध्यम से एक्सपर्ट डॉक्टर उसको सुझाव देते हैं और उसके आधार पर वो आगे ट्रीटमेंट भी लेते हैं। और देश में अब तक 156 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 73 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई हैं। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से अधिक उम्र के लोगों को 33,63,000 से अधिक प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी हैं। कुछ और अहम खबरें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा किया। रेल मंत्री ने बाद में जलपाईगुड़ी में दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों से अस्पताल में जाकर भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बंगाल में हुई ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब तक हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। 36 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जांच शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच में दुर्घटना के होने का कुछ अंदाजा लगा है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच खत्म होने के बाद असल वजह का पता चलेगा। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और कम जख्मी जो यात्री यानी मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी इस मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं और बताया कि मैं दुर्घटना स्थल पर आया हूं ताकि इसका मूल कारण पता चले और इसे पता करके ऐसे कारणों को हल किया जा सके ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। हम सब ने विजिट किया साइट को और प्रिलिमिनरी किस तरह से क्या कारण हो सकता है कुछ अंदाज़ा लगा है, लेकिन अभी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं अभी वहाँ पे साइट पे। उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तभी जाके पूरी बात पता चलेगी। अभी मैं पेशेंट से मिल के आया हूँ। पेशेंट्स को ज़्यादातर पेशेंट्स को एक्स ग्रेशिया बल्कि सभी को ऑलरेडी मुआवजा भी मिल गया है और हमारी तरफ से पूरी तत्परता रहेगी। मौसम विभाग के वार्षिक जलवायु वक्तव्य 2021 में कहा गया है कि वर्ष 2021 भारत में 1901 के बाद से 5वां सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें देश में औसत वार्षिक वायु तापमान सामान्य से 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि देश में वर्ष के दौरान बाढ़, चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, भूस्खलन, बिजली गिरने जैसी मौसमी घटनाओं के कारण 1,750 लोगों की मौत हुई है
आंकड़े जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि भारत में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 2021 में 787 लोगों की कथित तौर पर मौत हुई है, जबकि इस साल भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 759 लोगों की जान गई। मौसम विभाग के वार्षिक जलवायु वक्तव्य 2021 में कहा गया कि चक्रवाती तूफान की वजह से 172 लोगों की जान गई और मौसम से संबंधित अन्य घटनाओं के कारण 32 अन्य लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारत के मद्देनजर हाल के वर्षों में देश में आने वाले चक्रवाती तूफानों की जो आवृत्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। वैश्विक तपन में वृद्धि की वजह से तूफान और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों के पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग इस पर शिकायत सीधे पूर्व सेनानी कल्याण विभाग के सामने दर्ज कराने का एक अवसर देगा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि यह पोर्टल वर्तमान और भविष्य के सैन्य पेंशन भोगियों की मदद करेगा। पोर्टल पर किए गए आवेदन से आवेदक के रजिस्टर्ड नंबर के लिए SMS खुद ही जारी होगा और ईमेल भी जाएगा, जिसमें शिकायत पर चल रही कार्रवाई की जानकारी होगी। DESW ने सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष को 320 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें अपने पूर्व सैनिकों पर गर्व है, जिन्होंने साहस, सम्मान और कर्तव्य के साथ निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। सरकार भारत के ESM के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें। The Pravasi Bharatiya Divas, a day to celebrate the contributions and achievements of the overseas Indian community and to strengthen its links with India. The government's policy is based on the 4 C's approach: connect, care, celebrate, and finally contribute. Youth, as you said, they are the one who we have to really train and bring this Indianity in them. If you look at the ability of the Indian leaders, business leaders, to be able to influence directly or indirectly controlling anywhere between $6 to $7 trillion around the world. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब बात राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में आज मिले लावारिस बैग से IED विस्फोटक बरामद किया गया, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। IED के सैंपल लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक्सप्लोजिव एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अनुसूचित जाति के पार्टी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पर खाना खाया। उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने घर में खिचड़ी सह भोज पर आमंत्रित करने पर उनका आभार जताया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति आज औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद के साथ बीजेपी के 8 बागी विधायकों को पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट बस डिपो से 100 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में करीब 6,900 बसें चल रही हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान सभी राजनीतिक और धार्मिक सभाओं और मेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इसका ऐलान किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को निकाय चुनाव को 4 से 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे में फैसला लेने का आदेश दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रखा। श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए दूसरे घाटों में जाने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि ग्रोइंग फ्रॉम रूट समेत 6 विषयों पर स्टार्टअप प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। ओडिशा के राज्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है कि पंचायत चुनाव 16 फरवरी से 24 फरवरी तक 5 चरणों में होंगे। मतदान कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 26, 27 और 28 फरवरी को होगी। केरल के बहुचर्चित नन रेप केस में जिला और सत्र कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। आरोपी पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया गया है। उन्हें 21 सितंबर 2018 में अरेस्ट किया गया था। बुलेबाय ऐप केस में कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह और मयंक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी श्वेता सिंह और मयंक की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो गई थी। दोनों आरोपियों ने बांद्रा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी। इधर दिल्ली कोर्ट ने बुलेबाय ऐप क्रिएटर नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद कुछ और अहम खबरें। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में घट गई है। ये कम होकर 13.56% पर आ गई है, जो इससे पिछले महीने नवंबर 2021 में 14.23% उच्च स्तर पर थी। इससे पहले 4 महीने तक मुद्रास्फीति में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दर में दिसंबर 2021 में लगातार 4 महीने की तेजी पर ब्रेक लग गया। मुख्य रूप से ईंधन, बिजली और विनिर्माण वस्तुओं में नरमी के कारण यह घटकर 13.56% के स्तर पर आ गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों, कपड़ा और कागज उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 4.05% हो गई, जो इससे पिछले महीने 1.87% थी। वही बात निर्यात की करें तो दिसंबर 2021 में भारत का निर्यात दिसंबर 2020 की तुलना में 25% बढ़कर 57.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
इसी अवधि के दौरान कुल आयात 33% से अधिक बढ़कर 72.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान कुल निर्यात 2020 में इसी अवधि की तुलना में 36% से अधिक बढ़कर 479.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी अवधि के दौरान कुल आयात 57.33% बढ़कर 447.12 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। इंजीनियरिंग, कपड़ा और रसायन जैसे क्षेत्रों के बढ़िया प्रदर्शन के कारण दिसंबर 2021 में देश का निर्यात बढ़ा है। दूसरी ओर दिसंबर में ही व्यापार घाटा बढ़कर 21.68 अरब डॉलर हो गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया है और उन्हें वापस भेजा जा सकता है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई ओपन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के खेल पाने को लेकर बनी अनिश्चितता में एक नया मोड़ आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉके ने कहा है कि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके सर्बिया के इस 34 साल के खिलाड़ी का वीजा जनहित आधार पर रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 3 दिन बाद शुरू होने वाला है। जोकोविच के वकील फेडरल सर्किट और फैमिली कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। पिछले हफ्ते मेलबर्न पहुंचते ही ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल ने उनका वीजा रद्द कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कड़े कोरोना टीकाकरण नियमों के मापदंड पर वो खरे नहीं उतरते थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था। और बात क्रिकेट की करें तो टेस्ट सीरीज में तीसरे और निर्णायक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और पहली पारी में 223 रन बनाए। इसके जवाब में अफ्रीकी टीम 210 रनों के स्कोर पर सिमट गई। दूसरी पारी में भारतीय टीम कुछ खास नहीं कर सकी और विकेटकीपर ऋषभ पंत के शतक के बावजूद पूरी टीम 198 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में भारत को 13 रनों की बढ़त मिली थी और इसी आधार पर दक्षिण अफ्रीका के सामने 212 रन का लक्ष्य था। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 7 विकेट से अपने नाम किया है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 1-2 से हरा दिया है। पहला मैच हारने के बाद अफ्रीकी टीम ने बाकी दोनों मैच जीत लिए। देश भर में आज मकर संक्रांति, भोगली, बिहू, पोंगल, टुसू, पूजा, सुग्गी, भोगी, माघी, खिचड़ी, पौष पर्व और उत्तरायण का पर्व मनाया जा रहा है। प्रकृति की उपासना से जुड़े इन त्योहारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश भर में आज हम विभिन्न त्योहार मना रहे हैं जो भारत की जीवंत सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। आज मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम और तरीकों से मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में जहां इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से भी लोग आज के दिन को मनाते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से मनाने की परंपरा है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने की परंपरा भी है। तमिलनाडु में आज के दिन को पोंगल के नाम से मनाया जा रहा है। यहाँ इस पर्व को 4 दिनों तक मनाने की परंपरा है। ये पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है और दिनों के मुताबिक इस पर्व पर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं असम में माघ या भोगली, बिहू का त्योहार आज परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले इस उत्सव में सभी वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच लकड़ी और घास फूस से बनाए गए मेजी और भेला घर जलाए गए। उरुका के अवसर पर कल रात सामुदायिक भोज भी आयोजित किए गए। मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार से शरीर में शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं असम में मनाए जा रहे भोगाली बिहू त्योहार के दौरान किए जा रहे परंपरागत नृत्य की झलकियों के साथ। आप देखिए झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।